ये कहानी है महाराष्ट्र के चंद्रकोर गांव की। एक ऐसी रात जब गांव में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ टीवी के सामने बैठे हैं। तभी गांव के ऊपर से एक विशाल रहस्यमयी यूएफओ गुजरता है, जिसकी ठंडी नीली रोशनी से सारा गांव सहम जाता है। लोग चौंक कर इधर उधर देखते हैं। भैया, ये क्या चीज थी? मुझे तो लगता है गांव में पहली बार कोई हवाई जहाज उतरा है। अरे, जिस गांव में आज तक ट्रेन नहीं आई, वहां सीधा हवाई जहाज आ जाएगा? क्या कुछ भी। हवाई जहाज नहीं था तो क्या था? कुछ तो अजीब था भैया। जो भी था, सुबह देखा जाएगा। अभी रात बहुत गहरी है। रात और गहरी हो चुकी है। अयान अपने घर में अकेला बैठा टीवी देख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी खबर मिली है कि संकेत नगर जिले के चंद्रोकर गांव के आसपास एक यूएफओ देखा गया है। लोग कह रहे हैं वहां एलियन छिपे हो सकते हैं। पुलिस उस इलाके में लगातार गश्त कर रही है ताकि एलियन को पकड़ा जा सके और कोई भयानक हादसा ना हो। ये खबर सुनकर अयान गांव वालों के साथ उस अनजान खतरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गहरे जंगल में टॉर्च की कांपती रोशनी के सहारे लोग उस रहस्यमयी यूएफओ और एलियन की तलाश में भटक रहे हैं। हवा में सन्नाटा है, बस पत्तों की सरसराहट और डर की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। भैया, ढूंढ तो लेंगे, पर उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी कोई फोटो तो दिखाइए। अरे, एलियन मेरा फूफा का लड़का थोड़ी है कि मेरे पास उसकी फोटो होगी। अयान, चल उस तरफ देखते हैं। आलिया और अयान उस अंधेरे जंगल की और गहराई में जाते हैं, जहां गांव वाले पीछे छूट जाते हैं। तभी आलिया को दूर कहीं एक ठंडी नीली रोशनी टिमटिमाती दिखती है, जैसे वहां कोई भयानक रहस्य छिपा हो। वो देखो, वो रोशनी, शायद वही यूएफओ है। एलियन वही होगा। रात के सन्नाटे में आलिया और अयान उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जिसकी लाइटें अंधेरे को चीर रही हैं। एलियन, एलियन! अरे, मैं अयान हूं भाई। तो एलियन कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूं। तभी जंगल के अंधेरे से कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे वो किसी अनजानी चीज से डर रहे हों। सुनो, उधर से कुत्तों की आवाज आ रही है। हाँ, लगता है एलियन उधर ही है। जंगल के बीचों बीच एक यूएफओ खड़ा है। दो भयानक एलियन वहां कोई डरावना प्रयोग कर रहे हैं। आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, जिन्हें एलियन भगाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो चौंकता है और अपनी डरावनी आंखों से देखता है कि लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। डर के मारे वो भागने लगता है। वो देखो, एलियन भाग रहा है। आलिया, पुलिस और अयान तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो उसे पकड़ पाए, एलियन अपने यूएफओ में चढ़कर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। उफ, भाग गया। मैं तो सोच रही थी इसके साथ एक सेल्फी लूंगी, सोशल मीडिया पर डालूंगी। तभी अयान की नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से कंटेनर पर पड़ती है, जो एलियन के भागने की जल्दबाजी में छूट गया था। ये देखो, एक डिब्बा छोड़ गया है। खोलकर देखते हैं, इसमें कोई जादुई चीज होगी। अयान कांपते हाथों से उस डिब्बे को खोलता है। जैसे ही ढक्कन हटता है, उसमें से एक कीड़ा निकलता है और तेजी से अयान की नाक में घुस जाता है। अयान का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। आलिया, मेरी नाक में कुछ घुस गया, देखो। आलिया घबराकर अयान की नाक में देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नाक में तो कुछ नहीं है। कंटेनर में क्या है? कुछ नहीं, पूरा खाली है। चलो अब घर चलते हैं, एलियन तो पकड़ में नहीं आया। रात और गहरी हो चुकी है। अयान अपने बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। अचानक वो छटपटाने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है, जैसे कोई अनजान ताकत उसे अंदर से खा रही हो। वो अपने सिर को दीवार पर जोर जोर से पटकने लगता है। खून की धार बहने लगती है
और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा और मौत की ठंडक रह जाती है। सुबह के उजाले में गांव वाले अयान के घर इकट्ठा हो गए हैं। अयान की लाश देखकर सबके चेहरे पर डर और सदमा है। आलिया कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। हवा में एक अनजाना डर तैर रहा है। भैया, एक जवान आदमी रातों रात कैसे मर सकता है? देखो, इसके सिर पर खून के निशान हैं। लगता है दीवार पर सिर पटकने से मर गया है। लेकिन दीदी, घर तो बंद था ना। बंद घर में इसे कौन मारेगा? कोई जवाब नहीं मिलता। गांव वाले अयान की लाश को कब्रगाह ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। रात के 8 बज रहे हैं। गांव वाले अपने काम से थके हारे घर लौट रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तभी अंधेरे में एक डरावने साए जैसा कुछ नजर आता है। अयान, उसके सिर से खून टपक रहा है। उसकी आंखें खाली, ठंडी और भयानक हैं। ये तो हमारा दोस्त अयान है। अरे वो कैसे होगा? उसे मरे हुए तो 1 महीना हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलों को जाकर हनुमान चालीसा सुनकर भी नहीं रुक रहा। हमारे पास ही आ रहा है। अयान, तू भूत बन गया है। हनुमान चालीसा सुन और रुक जा। लेकिन अयान की वो डरावनी आकृति रुकती नहीं है। वो धीरे धीरे भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ती रहती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं लगता। विक्रम और आदित्य डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। सुबह के उजाले में गांव वाले अपने कामों में लगे हैं, लेकिन आदित्य और विक्रम की रात वाली कहानी हर जुबान पर है। डर का साया गांव पर मंडरा रहा है। अयान को 1 महीने से ज्यादा हो गया। तुम उसे कैसे देख सकते हो? भैया, हमने अपनी आंखों से देखा। वो हमारी तरफ ही आ रहा था। वो भूत जैसा डरावना नहीं था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। भूत से थोड़ा कम डरावना था। आदित्य और विक्रम के अलावा भी कई लोग अयान को रात के अंधेरे में गांव में भटकते देख चुके थे। गांव में खबर फैल जाती है कि अयान का भूत गांव में घूम रहा है। डर का माहौल बन जाता है। ये बात LIC ऑफिस तक पहुंचती है। अयान के नाम 40 लाख की LIC पॉलिसी थी। LIC ऑफिसर को शक होता है कि अयान मरा नहीं है, बल्कि पैसों की खातिर छिपा हुआ है। सच्चाई जानने के लिए LIC ऑफिसर अयान के घर पहुंचता है। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? उनकी मौत कब हुई थी? उससे मरे 1 महीने से ज्यादा हो गया। आप कह रहे हैं कि वो मर गया, लेकिन गांव वाले उसे गांव में घूमते देख रहे हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। आपको पता है ना, अगर आपने LIC के पैसे के लिए धोखा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं LIC के साथ धोखा क्यों करूंगा? पूरे गांव ने अयान की लाश को कब्रिस्तान में दफनाया था। कहाँ दफनाया था? क्या आप वो जगह दिखा सकते हैं? नेहा और अयान के पिता कब्रिस्तान पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कब्र खोदी हुई है, लाश गायब है। ये देखकर अयान के पिता का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? हमने अपने हाथों से अयान की लाश को दफनाया था। तो आप कहना चाहते हैं कि अयान की लाश उठकर भाग गई? मुझे कुछ नहीं पता। सच ये है कि अयान के नाम 40 लाख की LIC थी। उसी पैसे की लालच में आपने उसे मार दिया और जल्दबाजी में उसे जिंदा ही दफना दिया। जब उसे होश आया तो वो कब्र से निकलकर भाग गया। आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं अपने बेटे को पैसे के लिए क्यों मारूंगा? आप मारना चाहते थे, लेकिन मार नहीं पाए। अब वो खुद आएगा और सारी सच्चाई बताएगा। कब्रिस्तान में ये बातें चल ही रही थीं कि तभी अयान की एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। उसके सिर से खून टपक रहा है। उसकी आंखें पीली हैं, जैसे वो इस दुनिया का ना हो। वो नेहा और अपने पिता की तरफ देख रहा है। अयान, देखो, वो खुद आ गया। अब सारी सच्चाई वो अपने मुंह से बताएगा। वो अयान नहीं है, वो उसका भूत है। उसके पास मत जाइए। वो अयान है। मुझे सच्चाई जाननी है। देखो,
उसके सिर से अब भी खून टपक रहा है। उस पर हमला हुआ था। देखिए, उसके पास मत जाइए। अयान के पिता डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन नेहा नहीं रुकती। वो सच्चाई जानने के लिए अयान की उस भयानक आकृति की तरफ बढ़ती है। अयान उसे एकटक देख रहा होता है। सच बताओ अयान, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम पर किसने हमला किया? अचानक अयान नेहा के सिर पर जोर से प्रहार करता है। नेहा दर्द से चीखती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही नेहा गिरती है, अयान के मुंह से कई कीड़े निकलते हैं और तेजी से नेहा की नाक में घुस जाते हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। रात के 11 बज रहे थे। जंगल के पास सुनसान रास्ते पर एक अघोरी योग मुद्रा में बैठा था। उसके ठीक सामने सुधांशु खड़ा हुआ था। बोलो, क्या चाहते हो तुम? बाबा, मेरे 4 क्लासमेट जिन्होंने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरा और मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, मुझे उन चारों से बदला लेना है। तो किस तरह बदला लेना चाहते हो तुम उनसे? आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं जो चाहे कर सकूं। लोना चमारिन, सिर्फ उसी की साधना से तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो। ये लोना चमारिन क्या है? लोना चमार जाति की एक ऐसी स्त्री थी जिसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। जहां एक कलुए को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं उस स्त्री ने अकेले ही पूरे 52 कलुओं को सिद्ध किया था। इसीलिए लोग उसे देवी के रूप में मानने लगे और अब उसको सिद्ध करके अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। फिर तो मैं उसे ही सिद्ध करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अघोरी ने अब सुधांशु को पूरी विधि अच्छे से बताई और उसे पूरा करने का सुधांशु ने मन बना लिया। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आई। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। सुधांशु जंगली इलाके की ठंडी जमीन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसने सबसे पहले तेल का दिया जलाया, फिर एक बड़ी थाली में 3 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 तरह की मिठाइयाँ रखी। उसके बाद योग मुद्रा में बैठकर लोना चमारी के साबर मंत्र का जाप करने लगा। उसने काफी देर बैठकर साबर मंत्र पढ़ा और फिर उस थाली को उठाकर वहाँ से थोड़ा दूर ले गया। उसने अपने घर के पीछे बने खाली सुनसान मैदान में उस थाली को रख दिया और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पीछे से आवाज आई तो वो डर गया। हे भगवान, ये आवाज किसकी है? नहीं, विधि के अनुसार मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाने लगा। कभी वही हंसने की आवाज आती तो कभी पाजेब की छम छम, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने घर पहुंच ही गया। इसी तरह उसने 21 रातों तक ये किया और आज उसके चेहरे पर एक अजब तरह की खुशी झलक रही थी। आज मेरी साधना की आखिरी रात है। आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने आज फिर से वही विधि की। साबर मंत्र को पढ़ने के बाद उसको अपने आसपास धुआं उठता हुआ नजर आया और अगले ही पल उस धुएं ने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया, जिसके कपड़े बहुत तंग थे। उनमें से उसका गोरा मखमली चमकता हुआ शरीर बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रणाम लोना देवी। सुधांशु के प्रणाम के जवाब में उसने मुस्कुरा दिया और फिर जमीन पर बैठकर भोग में रखी गई चीजों को ग्रहण करने लगी। मैंने लोना चमारिन देवी को सिद्ध कर लिया है। अगले दिन रात के समय सृष्टि आराम से सो रही थी और उसकी बराबर में बैठा उसका पति रोनित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। क्या हो गया है मुझे? आज तो मुझसे प्रेजेंटेशन बनाई ही नहीं जा रही। वो पूरा ध्यान अपने काम में लगाकर एक एक वर्ड को बड़े सोच समझकर लिख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसको खिड़की के शीशे के उस पार किसी की छवि दिखाई देने लगी। वो एकदम से चौंक पड़ा और लैपटॉप साइड में रखकर बेड से उठा। इतनी रात को हमारी खिड़की पर कौन होगा?
उसको अजीब भी लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। कौन है बाहर? उसने फटाक से खिड़की खोल दी, लेकिन तब उसे सामने कोई नजर नहीं आया। उसने सुकून की एक सांस ली थैंक गॉड कोई नहीं है। और फिर झट से खिड़की बंद कर दी। लेकिन खिड़की के बंद होते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये फिर से कैसे? उसको फिर से कांच पर वही छवि दिखाई देने लगी, पर इस बार वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से वो खिड़की खोले और वो उल्टे पैर पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और उसकी सांस रुक गई। कौन है? जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ लोना चमारी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। लोना चमारी मुस्कुराई और उसका शरीर नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगी, जिसे देखकर रोनित बेहद डर गया। उसका शरीर कांप उठा और एक चीख उसके कंठ से निकली। उसकी आवाज सुनकर सृष्टि भी जाग उठी। अरे क्या हुआ रोनित? और जब उसने सामने लोना चमारी का भयानक रूप देखा तो उसका भी दिल दहल उठा। उन दोनों की चीख घर के बाहर तक गूंज गई और कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। सुधांशु अभी अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। पता नहीं लोना ने काम किया है या नहीं, देर तो काफी हो चुकी है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बज चुके थे। तभी उसके कमरे में अजीब सा धुआं उठने लगा और जमीन पर बहुत सारा पैसा आकर जमा हो गया। अरे वाह, इसका मतलब है कि लोना चमारी ने अपना काम कर दिया। वो इतनी सारी दौलत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने वही भोग में रखने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उसको अपने घर के पीछे वाले जंगल में रखने चला गया। अब इसे रखकर चला जाता हूँ, कल तो पूरे दिन शॉपिंग करने में निकालना है। वो अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से पायल की छम छम सुनाई देने लगी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अगली सुबह पहले उसने ढेर सारी शॉपिंग की और उसके बाद उसने सोचा, एक बार रोनित के घर भी जाकर देख लेता हूँ कि क्या हाल है। लोना चमारी ने उन्हें कैसी मौत दी है, ये तो देखना ही चाहिए। ऐसा इरादा करके वो रोनित के घर चला गया। वहाँ उसके घर के आसपास काफी भीड़ जमा थी। अरे भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पर? बहुत अजीब घटना घटी है। रोनित और उसकी बीवी सृष्टि कल रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनकी तिजोरी भी खाली है। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि कोई आया और उन दोनों के साथ उनकी सारी दौलत भी ले गया और हम पड़ोसियों को कुछ पता ही नहीं चल सका। ये सुनकर सुधांशु अपने मन में सोचने लगा, अगर लोना चमारी ने उन दोनों को मारा नहीं तो कहाँ रखा होगा? उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। उसने घर जाकर वापस से वही भोग लगाने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उनको फिर से जंगल में रखाया। फिर उसने घर आकर काफी देर तक लोना चमारी का साबर मंत्र पढ़ा और वो उसके सामने प्रकट हो गई। कहो, आज क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बात सुनकर सुधांशु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छलक आई और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। कुछ देर बाद नितिन और अन्वेषा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा कि उनके बेड के नीचे कोई है और वो जोर जोर से बेड को पीट रहा है। वो दोनों चौंकते हुए जाग उठे। कौन है? धम-धम की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे बैठा ऊपर की तरफ हथौड़े बरसा रहा हो। उन दोनों ने हिम्मत की और एक साथ नीचे झुककर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नीचे कोई तो है, फिर बेड को कौन पीट रहा था? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूं? तभी उन दोनों के हाथों के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकी और वो लोग सन्न रह गए। उन दोनों ने एक साथ ऊपर नजरें उठाकर देखा तो लोना चमारी अपने भयानक अवतार में किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी।
जिसकी जीभ से खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर उन दोनों का गला सूख गया। वो कुछ करते इससे पहले ही वो धम से उन दोनों के ऊपर आ गिरी। कुछ ही देर में उनके घर की सारी दौलत भी अब सुधांशु के पास आ गई। वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चारों दोस्तों की दौलत तो मेरे पास आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में घूम रहा है कि लोना चमारिन ने आखिर उनका किया क्या। तभी लोना चमारी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, अब जल्दी से मुझे अगला शिकार भी बता देना, देर मत करना। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने उन चारों का किया क्या? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मुझे कल रात का काम जरूर बता देना। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब तो मुझे किसी को मरवाना नहीं है और ना ही किसी की दौलत लूटनी है। अब तो बस हर रात लोना चमारिन देवी को भोग लगा दिया करूँगा। उसने रोजाना लोना चमारी देवी को भोग देना जारी रखा। कुछ दिन तक वो उसको नजर भी आई और अगला काम भी मांगती रही, लेकिन सुधांशु सिर्फ उसको भोग लगाता रहा। आज अमावस्या की रात है, आज की रात तुमको मेरे साथ चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो ले चलो, कहाँ चलना है? इतना कहते ही वो सुधांशु के करीब आ गई और कोई मंत्र पढ़ा। उनके चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया और जब धुआं छटा तो वो दोनों एक गुफा के अंदर थे। अरे हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? कौन सी जगह है ये? ये है कामरूप स्थल। इतना कहकर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। फिर सुधांशु को सामने दिखा कि उसके चारों दोस्त, जिनको वो मरा हुआ समझ रहा था, वो एक गोल घेरे के अंदर खड़े थे और पास ही एक ताबूत भी रखा था। वो लोग सुधांशु को वहाँ देखकर हैरान रह गए। सुधांशु, तू यहाँ कैसे? तुम लोग हैरान मत हो, मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम लोगों ने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरी गरीबी का मजाक बनाया था ना, अब देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस कामरूप की देवी लोना चमारिन को सिद्ध किया। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ मारना चाहता था, फिर सोचा कि उससे मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारी दौलत भी मांग ली। ये सुनकर उन चारों को सुधांशु पर बहुत गुस्सा आने लगा। तुमने सिर्फ एक मजाक का हमसे इतना बुरा बदला ले लिया कि हमारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। ज्यादा मत बोलो तुम लोग। ये कहकर सुधांशु लोना से बोला, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? थोड़ा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर लोना ने अपने हाथ के इशारे से ही सामने रखे ताबूत का ढक्कन हटा दिया और उसके अंदर पड़ी एक और लोना को देखकर वो पांचों चौंक गए। ये क्या, एक और लोना? तो तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। 200 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़ा। जैसा कि तुमको पता है कि मैंने 52 कलुओं को सिद्ध किया था अपने शरीर में वापस जाकर फिर से जिंदा होने के लिए। मुझे सभी कलुओं को एक एक इंसान की बलि चढ़ानी थी, जिसमें से 4 कलुए रह गए थे। अब मैं तुम्हारे इन 4 दोस्तों की बलि उनको दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। वो चिल्लाते रहे, लेकिन वो उस घेरे से बाहर नहीं आ सकते थे। लोना ने कोई मंत्र पढ़ा और 4 एक जैसे दिखने वाले कलुए वहाँ पर आ गए। उनके शरीर की बनावट इंसानों के जैसी ही थी, लेकिन उनके पूरे शरीर पर कोई बाल नहीं था। वो चारों कलुए उन चारों पर टूट पड़े और उनके सिरों को धड़ से अलग कर बड़े मजे से उनके मांस को खाने लगे। अब मैं अपने शरीर में वापस जा पाऊंगी और फिर से जीवित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने सुधांशु को भी उसी घेरे में धक्का दे दिया। ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना सुधांशु, मैंने एक झूठ बोला था। 4 नहीं 5 कलुए रह गए थे। ये सुनकर सुधांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक कलुआ तेजी से वहां आया और सुधांशु पर झपट पड़ा।
उसके ठीक बाद ही लोना चमारी की आत्मा धुआं बनकर अपने शरीर के अंदर समा गई और उसने सांस लेना शुरू कर दिया और ताबूत से बाहर निकल आई। अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी सारी शक्तियों के साथ।